कहा जाता है कि भाप का इंजन जेम्स वॉट ने बनाया, तो हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी ने बनाया। जो पहली ट्रेन थी 1854 में मुंबई से ठाणे चली, वो 2014 में नरेंद्र मोदी ने मुंबई से ठाणे चलवाई। बल्ब का आविष्कार नरेंद्र मोदी ने किया। ये तो बिना बात की बदनाम है। थॉमस अल्वा एडिसन नरेंद्र मोदी ने बल्ब बनवाया 2014 में। से पहले हम सारे आदिवासी थे। ये जो एम्स, बड़े बड़े अस्पताल, आपको जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और जो तमाम जो चीजें हैं, ये सब नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ही तो करी है। और ये पत्रकार देखो कितना बड़ा हो गया। इस देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को ही धमकी दी जा रही है, और वो भी एक ऐसी पार्टी के नेता जिन्होंने इस देश के ऊपर कई सालों तक शासन किया। आज उसी पार्टी के नेता को जो है जीभ काटने की धमकी दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जीभ काटने वाले को इनाम की राशि दी जाएगी 11 लाख रुपए। जिस देश के अंदर नेता सुरक्षित नहीं है, तो उस देश की जनता कहां से सुरक्षित होगी? जब कोई इस देश के अंदर राहुल गांधी की जीभ काटने की बात कर सकता है, तो इस देश की आम जनता की कहां से सुरक्षित होगी? एक बात आप मुझे बताइए ना, यानी इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के तो लाखों सपोर्टर हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जुड़ी हुई है, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अयोध्या के अंदर बीजेपी को हराने का काम किया, तो यानी ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी नहीं और जो तमाम जो वोटर हैं उनकी भी जीभ काटने की बात कर सकते हैं। मतलब कल को अगर देश का कोई भी नागरिक भाजपा के खिलाफ बोलेगा या भाजपा की बुराई करेगा, तो आप उसकी जीभ कटवा देंगे। इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का हक और अधिकार दिया है। राइट टू स्पीच का अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया है। देश के किसी नेता की कोई औकात नहीं है कि वो किसी नेता की जीभ कटवा सके। सबसे पहले तो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री को उस नेता को गिरफ्तार कराना चाहिए, उसकी सदस्यता जानी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कि जब आप एक पेपर को देने जाते हैं तो उस पेपर की कुछ सीमाएं होती हैं, कि अगर आप उस पेपर को दे रहे हो, जैसे आपको कोई जुडिशरी का एग्जाम देना है, तो सर्वप्रथम आपका जो है LLB होना कंपलसरी है, तभी आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। या आप कोई MBBS का एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपका नीट क्लियर होना जरूरी है, तब आप MBBS डॉक्टर बन पाओगे। तो कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। तो भाजपा में टिकट की क्वालिफिकेशन ये है कि कौन मुसलमान के खिलाफ बयान देगा, कौन हिंदू के खिलाफ बयान देगा, कौन हिंदू को उग्र करेगा, कौन हिंदू को खतरे में बताएगा। और कोई मुसलमान थोड़ी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। असल में क्या है, हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव सर खड़ा हुआ है, इधर महाराष्ट्र का चुनाव सर खड़ा हुआ है। किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? मुझे कोई देश का एक व्यक्ति बता दे। जो पत्रकार मोदी का जूता चाटते हैं सुबह से शाम तक, मुझे एक काम बताएं कि इस काम पर मोदी सरकार चुनाव लड़ेगी इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र में। कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ एक ही काम है, नफरत का काम पूरे देश में फैला दो। कभी विपक्ष के नेता को खतरे में डाल दो, कभी देश की जनता को खतरे में डाल दो, और कोई काम ही नहीं है। आपको बीजेपी का विकास नहीं दिखता है? वो कहते हैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ो। बीजेपी के लोगों ने तो शादी नहीं करी, तो विकास कहां से पैदा हो जाएगा? और बात रही जनता के विकास की, तो जनता का तो सत्यानाश हुआ है, या कह दीजिए सर्वनाश हुआ है। कौन सा विकास? किसका विकास? योगी जी का विकास या नरेंद्र मोदी का विकास? 18-18 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। जनता के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। मुझे लगता है कि आप किसी मजदूर की बात करें जो मिल में काम करता है। कौन 18 घंटे काम करता है इस देश के लिए? देश के प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी क्या काम करते हैं? मोदी जी किसी मिल में मजदूर हैं कि अगर मोदी जी चक्की चलाएंगे तो आटा मिलेगा, कोल्हू चलाएंगे तो तेल मिलेगा? देश की सेवा करते हैं। क्या है देश की सेवा? 18 घंटे। मोदी जी किसी सरहद पर, बॉर्डर पर जवान लगे हुए हैं? क्या काम करते हैं मोदी जी 18-18 घंटे? क्या काम है प्रधानमंत्री का? मुझे बताएं क्या है? देश के बारे में सोचते हैं। अगर देश के बारे में कोई आदमी सोच रहा है और सोचते सोचते इतनी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, तो ऐसी सोच तो भैया अपनी जेब में धर। हमें नहीं चाहिए ऐसी सोच। क्या करेंगे हम ऐसी सोच का? जिस आदमी ने सोचते सोचते भारत की आज से ज्यादा सरकारी संपत्तियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आधियों को बेच दिया, तो उस आदमी की सोच कितनी खतरनाक है देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए। अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में अभी चुनाव है और राहुल गांधी पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो कैसे देख रहे हो इसे? एक बात मैं बता दूं, हरियाणा के चुनाव में तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा से साफ है, या ये समझ लीजिए कि हरियाणा से हाफ है और महाराष्ट्र से साफ है, ये समझ लीजिए आप। और इनका दिल्ली के अंदर सीधा मुंडन होने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो 3 बड़े चुनाव है, दावा कर रही है हरियाणा में फिर से आ रहे हैं हम तीसरी बार। ये तो वैसा ही दावा है ना जैसे 400 पार का मोदी जी दावा कर रहे थे। भक्त फटा का छंदर भले ही है, लेकिन उसके बाद भी 400 चिल्ला रहे थे, और इतनी बुरी हालत हुई कि 400 तो दूर की बात, 300 भी नहीं छू पाए। देखा ना कितनी बुरी हालत हुई। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मोदी जी अकेले ही फेंकते थे, अब कुछ सहयोगी भी पकड़ लें, और सहयोगी पकड़े पत्रकार कि इनको खरीद लो, और जौन सा कब्जे में ना आए ना उसके ऊपर कार्रवाई करवा दो, नहीं तो उसको चैनल से बाहर निकाल के खड़ा कर दो। रवीश कुमार कब्जे में नहीं आए,
चैनल से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, कितने पत्रकारों के नाम घुमाऊं? क्या आप इन पत्रकारों को कहेंगे कि सारे मुसलमान हैं? मतलब देश में हिंदू कौन है जो बीजेपी की तारीफ करे, बीजेपी के तलवे चाटे, वो हिंदू है, और कोई बीजेपी की बुराई कर दे तो वो हिंदू ही नहीं है, उसको मुसलमान करार देते हैं? कैसी सोच है आपकी? तो हरियाणा इलेक्शन में क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या रहेंगे? हरियाणा में भाई किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान से बड़ा, नौजवान से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। किसान सबसे ज्यादा हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। बताइए ना आप मुझे, तो क्यों देगा हरियाणा की जनता वोट? किसानों से तो माफी मांग ली ना, है? माफी मांग ली थी। मैं आपसे कहता हूं, किसी बीजेपी के नेता का बेटा अगर शहीद हो जाए, शहीद तो खैर ये नहीं होते, ये तो गुलामीबाज लोग हैं, ये क्या शहीद होंगे? और ये शहादत का फर्ज क्या जाने। शहीद तो होता है किसान का बेटा, कभी सरहद पर और कभी खुद किसान शहीद हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है उसका कर्जा ना माफ होने से। ये शहादत के बारे में नहीं जानते। का भी मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। पहले तो कोई पकड़ के उस टेलर को लेकर आए जो उनसे बता रहा है 56 इंच का सीना। अगर उसका 56 इंच का सीना है, फिर तो हमारे देश के जवानों का पता नहीं कितने इंच का सीना होगा। उनका तो कई सौ इंच का सीना है, क्योंकि जो इस देश का जवान सरहद पर दिन रात खड़ा रहता है, -10 डिग्री टेम्परेचर में इस देश की सरहद की हिफाजत करता है, उसका कितना बड़ा सीना होगा। तो जौन से टेलर ने नाप लिया 56 इंच वाले को, इस टेलर को लेकर आओ पहले तो पकड़कर, इससे हम पूछें कि ये बताया मैं 56 इंच का सीना कैसे कह दिया इसने। 56 इंच का सीना अगर इनका था, तो जब हमारे देश की बेटी को ओलंपिक से गोल्ड मिलने के बाद से वापस लिया गया, तब ये 56 इंची कहाँ था? सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करना जानता है, या कुछ अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी भी दिखाएगा? दिखाओ इंटरनेशनल पॉलिसी। क्या इंटरनेशनल पॉलिसी? कितना विकास किया? कितने बाहर से इन्वेस्टर इंडिया में आ रहे हैं? उल्टा देश के लोग, आप उठाकर देखिए, लिस्टें निकाल कर देखिए, भारत से कितने तमाम बड़े बड़े उद्योगपति भारत को छोड़कर चले गए और कुछ लूट कर चले गए। अरे 2014 से पहले गर्त में था भारत। हाँ, 2014 से पहले, मैं वही तो बता रहा हूं, 2014 से पहले तो नरेंद्र मोदी खुद पीपल के पत्ते पहनते होंगे। अंडरवियर का आविष्कार भी नरेंद्र मोदी ने किया। सैंडो बनिया नहीं, मैं आप कह रहे ना भाई गर्त में था, तो भाई इससे पहले तो मैं यही कहूंगा ना कि अंडरवियर का आविष्कार नरेंद्र मोदी ने किया। जो ये कहा जाता है कि भाप का इंजन जेम्स वॉट ने बनाया, तो हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी ने बनाया। जो पहली ट्रेन थी 1854 में मुंबई से ठाणे चली, वो 2014 में नरेंद्र मोदी ने मुंबई से ठाणे चलवाई। बताइए ना आप मुझे, बल्ब का आविष्कार नरेंद्र मोदी ने किया। ये तो बिना बात की बदनाम है, थॉमस अल्वा एडिसन, नरेंद्र मोदी ने बल्ब बनवाया 2014 में। इससे पहले हम सारे आदिवासी थे। ये जो एम्स, बड़े बड़े अस्पताल, आपको जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और जो तमाम जो चीजें हैं, ये सब नरेंद्र मोदी ने 2014 के बात ही तो करी है। और ये पत्रकार देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ, तो मोदी ने तो इस देश का नाम रोशन किया है ना। मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमा दिया गया, देश का नाम रोशन हुआ। कनाडा तक में किसानों को लेकर प्रदर्शन हो गया, देश का नाम रोशन हुआ। बेटी के साथ बलात्कार हो गया, देश का नाम रोशन हो रहा है ना। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल पटल पर खड़े होते हैं, नेशनल पटल पर खड़े होकर बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देश का नाम रोशन होता है। अरे वो जुबान फिसल जाती है। कहाँ जबान फिसलती है इनकी? किसी की भी फिसल सकती है। टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी जुबान फिसलती है। मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमारी तो आज तक जबान नहीं फिसली, और वो भी बेटियों को लेकर जबान फिसलती है। जिस प्रकार की मानसिकता होगी वो पूरे देश के सामने प्रदर्शित करेंगे आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।